सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से अध्याय 3 अच्छे नागरिक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। अच्छे नागरिक कौन हैं? सबसे पहले हम समझेंगे नागरिक कौन व्यक्ति कहलाता है। नागरिक शब्द का हिंदी में अर्थ होता है चतुर और चालाक। सामान्यतः नागरिक का जो अर्थ है विस्तृत रूप में, उससे मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसे उस देश के राज्य के संवैधानिक अधिकार प्राप्त हों और उसकी देश के प्रति निष्ठा हो, उसे हम नागरिक कहते हैं। इंग्लिश में आप नागरिक शब्द के लिए सिविलियन शब्द का प्रयोग करते हैं। हम सब भारतीय नागरिक हैं क्योंकि हम भारत के राज्य के अधीन अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। विदेशी लोग विदेशों के नागरिक हैं, हम भारत के लोग भारतीय नागरिक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बालक हो तो कैसा हो? अच्छा बालक। जवान हो तो कैसा हो? अच्छा जवान। इसी तरह हम और आप सभी हमारे देश के नागरिक हैं और हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो अच्छे नागरिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, वह बात यहाँ हमें समझाई जा रही है। आप भी विचार करते होंगे, सभी लोग विचार करते हैं कि हम पढ़ लिख करके बड़े आदमी बने। पढ़ लिखने के बाद बड़ा आदमी कैसे बना जाए, उसके लिए हमारे पास परफेक्ट इन ये वर्क कंडीशन, यानी हमारे पास किसी ना किसी कार्य की जो है दक्षता जरूरी है। स्किल जीवन को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, सुख और सुविधा से जोड़ने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए हमें हमारे जीवन में कार्य कुशलता अर्जित करनी पड़ती है कि हम बड़े होकर के किस कार्य से जुड़ेंगे जिससे हमारे लिए अर्थ उपार्जन होगा। अर्थ उपार्जन मतलब पैसा। आप सभी बालक जानते हैं कि इस संसार में सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण धन में निवास कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो धन कैसे प्राप्त हो, पैसा कैसे प्राप्त हो, उसके लिए एक बहुत बड़ी कड़ी हमको समझनी पड़ती है। सबसे पहले मैं अपने विचारों से आपको समझाना चाहता हूँ इस बारे में कि हमारे अंदर जैसा आचरण होगा, कंडक्ट, बचपन से जो आपने आचरण सीखा है वैसे ही आप विचार रखेंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका व्यवहार होगा और व्यवहार से ही ज्ञान और शिक्षा प्राप्त होती है और शिक्षा से ही हमें नौकरी प्राप्त होती है और नौकरी में भी पद प्राप्त होता है और पद से पैसा मिलता है। अब नौकरी कोई आवश्यक नहीं है कि सरकारी लगे, नौकरी कोई आवश्यक नहीं है कि प्राइवेट जॉब मिले। आप देख रहे हैं हर व्यक्ति अपनी योग्यता और अपनी रुचि के हिसाब से कार्य करता है। कितनी दुनिया में कार्य हैं, कितने लोग उसको कर रहे हैं, ये सब कार्य करने के लिए हमें पहले से तैयार होना पड़ता है।
मजदूर मजदूरी करता है, मिस्त्री मिस्त्री का कार्य करता है, बेलदार बेलदार का कार्य करता है, श्रमिक श्रमिक का कार्य करता है, इंजीनियर इंजीनियर का कार्य करेगा, डॉक्टर डॉक्टर जैसा कार्य कर रहा है, अध्यापक अध्यापक का काम कर रहा है। तो भिन्न लोग अलग अलग अपने अपने विचार से जैसे उन्होंने अपना जीवन तैयार किया वो अपना निकालते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे देश के बालक अच्छे नागरिक बने। जितने भी महापुरुष हैं, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अन्यतम जितने भी हैं, इन्होंने भी यही विचार रखे हैं कि हमारे देश के लोग अच्छे नागरिक बने। इन्हीं लोगों के अलावा हमारे संस्कृत साहित्य में जितने भी शास्त्र हैं उनमें भी यही कामना की है कि राष्ट्र की उन्नति अच्छे नागरिकों से होती है। और अच्छे नागरिक कहाँ तैयार होंगे हैं? अच्छे नागरिक सर्वांगीण विकास जिनका हो सके वो केवल एक शिक्षा का स्थान यानी विद्यालय। सभी देशों में बच्चों को सबसे पहले शिक्षा दिलवाई जाती है और शिक्षा से शिक्षित होकर के वे अच्छे और बुरे की परख करके अच्छे कार्यों से जुड़ते हैं। और जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है वही कार्य उसे अच्छा नागरिक बनाता है। हमारे कार्य से ही हम अच्छे और बुरे होते हैं भाई, ये तो आप जानते हैं ना। व्यक्ति बुरा कार्य करेगा तो बुरा आदमी है, अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति अच्छा है। तो हम सब अच्छे नागरिक बने। कैसे इस पाठ में ये चीज़ें दर्शाई हैं, जुड़ते हैं। आइए, प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है कि कार्यकुशलता यानी कार्य को करने की निपुणता। कार्यकुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती, जिसे हम हुनर कहते हैं। एक 18 साल का बालक, वयस्क व्यक्ति और एक 50 साल का व्यक्ति, हो सकता है वो 18 साल का व्यक्ति जवान उस कार्य को करने में निपुण हो जो 50 वर्ष का व्यक्ति नहीं जानता है। तो छोटे और बड़े को कभी कार्य कुशलता आकलन नहीं करती है, ये ध्यान रखें। कार्य कुशलता ध्यान से उत्पन्न होती है। हम किस कार्य के प्रति अपना ध्यान रखते हैं तो उससे हमारे अंदर कार्य कुशलता पैदा होती है। और यहाँ बताया गया है कि छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती, कौन छोटा है कौन बड़ा है। कार्य कुशल व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। बिल्कुल, यदि एक शब्द में कहूँ निकम्मा, निकम्मा शब्द आपने सुना। निकम्मा कौन होता है? जो कोई कार्य नहीं करता है लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं होता, उसमें कुछ सफलताएं नहीं हो पाती। हाँ, तो एक बात हमारी समझ में आई, कार्यकुशल व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है, जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं। और हर आदमी यही चाहता है कि मैं उन्नति करूं। जो व्यक्ति कार्यकुशल नहीं है, बात आई है ना, कार्यकुशल नहीं है, जो किसी तरह का कार्य नहीं कर सकता, वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक दिन अवश्य गिरेगा। बड़े होने से मतलब उसकी आयु, चाहे वो 35 साल का हो, चाहे वो 54 साल का हो, चाहे वो 66 साल का हो, चाहे वो कितने ही बड़े कुल और खानदान में पैदा हो, लेकिन कार्यकुशल नहीं है तो उसकी उन्नति उससे दूर रहती है। इसलिए हम सबको भी यही सीखना और समझना है कि हम भी कार्यकुशल व्यक्ति बने। आइए जुड़ते हैं पाठ से। आप सभी बच्चे उंगली रखेंगे, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, देखिए, कुछ बड़े बड़े लोगों के देश में पैदा हो जाने से ही कोई देश बड़ा नहीं हो सकता। देश के बड़ा होने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे छोटे से छोटे भी देशवासी अपने नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझें और तदनुसार उसके अनुसार कार्य करें।
किसी श्रेणी अथवा जाति के चक्कर में न पड़ें। इसका सदा ध्यान रखें कि देश सबका है। अब देखिए, किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं है। देश तभी सुदृढ़ रह सकता है, सुदृढ़, मजबूत, जब सभी लोग अपना अपना कार्य समुचित प्रकार से करें। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता कार्यकुशल नागरिकों की है। इन 4 पंक्तियों में जो बात हमें समझाई है वो यही है कि बड़े लोगों के देश में पैदा हो जाने से कोई देश बड़ा नहीं होता। देश के बड़ा होने के लिए ज़रूरी है कि छोटे छोटे जितने भी देशवासी हैं वे सब अपने अधिकारों को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें और अधिकार और कर्तव्यों के अनुसार आचरण करें, कार्य करें। और किसी भी श्रेणी का मतलब कैटेगरी, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरह ना कोई जाति, ब्राह्मण, बनिए, जाट, सैनी, इस तरह की कोई जाति के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। हमारा एक देश है, हमारा एक संविधान है, हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। और यहाँ बताया है लेखक ने कि हमें ये ध्यान रखना है कि ये देश सबका है, एक व्यक्ति या एक समूह का नहीं है। हाँ, भारत जो शब्द है आपको हम समझाना चाहेंगे। भारत कौन है? भारत में रहने वाले लोगों के वर्ग समूह का भाव ही भारत है। भारत कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है जो कोई कैप लगा के अच्छी सी गाड़ी में ड्राइविंग करता हुआ घूमता रहता हो, नहीं, पूरे समुदाय का नाम ही भारत है। जैसे उदाहरण के लिए गांव है, किसी गांव का नाम जैसे हम बताएंगे रहीमपुर गांव है, तो रहीमपुर गांव में रहीमपुर नाम की ना कोई वहाँ वस्तु होगी, ना कोई वहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि ये स्पेशल रहीमपुर है, देखो जी इससे मिलो ये रहीमपुर है। नहीं, उस गांव के एरिया में जो स्कूल है, जो डिस्पेंसरी है, जो तालाब है, जो वृक्ष हैं, जो मनुष्य हैं, जो पशु हैं, वहाँ जो भी वस्तु है दिखाई हमको पड़ रही हैं, उन सब का संयुक्त रूप ही रहीमपुर है। ठीक है ना? ऐसे ही हमारे देश की सीमाओं के अंदर रहने वाले समस्त व्यक्तियों का भाव ही भारत है। अब देखें, ये बात बड़े बड़े लोग हमसे कहते हैं। आपने एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम सुना होगा। महान व्यक्ति रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, राष्ट्रपति तक की उन्होंने जीवन में यात्राएं की हैं, यानी वे राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रहे। उन्होंने यही बात की है कि 2, 4, 5 आदमियों के कार्यकुशल होने से परिवार उन्नति तो करता है, लेकिन समुचित उन्नति के लिए हर व्यक्ति को, घर में रहने वाले हर सदस्य को जो है कार्यकुशल होना जरूरी है। इस तरह से हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कार्यकुशल नागरिक होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, कार्यकुशलता क्या है, कार्यकुशल व्यक्ति कौन है। कार्यकुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह जानें। हमसे अधिकतर लोग कार्य करने के लिए उठा तो लेते हैं, परंतु उसे अच्छी तरह जानते नहीं और न जानने का प्रयत्न ही करते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष ना देकर दूसरों को दोष देते हैं। साधारण रूप से शायद यह समझा जाता है कि घास छीलना या झाड़ू देना बहुत सरल काम है, लेकिन जब हम इन कामों को करने की कोशिश करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इनके लिए भी शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। हम कामों के ब्यौरों पर ध्यान नहीं देते। ब्यौरा मतलब डाटा।
और ना उनमें योग्यता तथा निपुणता प्राप्त करने का प्रयत्न ही करते हैं। इससे हमारा काम खराब होता है। यदि हम लोग अपने अपने काम के एक एक अंग को समझें और उसमें प्रवीण होने का ध्यान रखें, प्रवीण यानी निपुण, तो हम अपनी और अपने काम दोनों की वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, समझने की है। कितनी अच्छा उदाहरण दिया है कि घास छीलना, झाड़ू लगाना, ये काम बहुत सरल माने जाते हैं, लेकिन इनको करने के लिए भी हमारे अंदर निपुणता होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। आपको हम बताते हैं, एक व्यक्ति 2 घंटे काम करता है, दूसरा व्यक्ति भी 2 घंटे काम करता है। पहला व्यक्ति 2 घंटे जो काम कर रहा है वो परिश्रम तो कर ही रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके साथ बुद्धि लगा के कर रहा है कि ये काम करने से मुझे फ़ायदा होगा, ये काम मुझे इतने देर में कर देना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति 2 घंटे में लगा हुआ है, ना उसका कार्य पूरा हुआ और ऐसे तैसे कर कर आकर के उसने पूरा करने चाहा, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं लगाई तो वो कार्य उसका सफल नहीं हो सकता। और अन्य उदाहरण दिया है कि जब कार्य करने का ढंग नहीं होता, कार्य करने की जानकारी नहीं होती, तो जब सफलता नहीं मिलती तो दोष दूसरों को दिया जाता है। प्राय आप सभी बच्चे समझदार हैं। जो बालक अच्छी तरह से समझ करके पढ़ाई कर लेता है उसके परीक्षा में अच्छे अंक हासिल होते हैं, उत्तीर्ण अच्छे अंकों से होता है। और जो बालक साल भर पढ़ाई करने के बाद भी अच्छी सफलता से उत्तीर्ण नहीं होता, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं होता, तो वो दोष लगाता है कि मैथ वाली मैडम जो थी ना, वो इस तरह से पढ़ाया करती थी, हिंदी वाले अध्यापक जी की तो बात समझ में ही कभी नहीं आई, है ना, कंप्यूटर वाले सर ने कभी हमको कंप्यूटर ही नहीं दिखाए। आपने कार्य करते समय इन चीज़ों को क्यों नहीं समझा? बात यह है? आपने कभी बोला कि आपको परेशानी आई है? आपने कभी इस तरह से बात घर में बताई कि हमें ये दिक्कत आई है? क्योंकि दिक्कत उसको आती है जो उस कार्य को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करता है। जो प्रयास करेगा नहीं उसको मुसीबत का पता ही नहीं होगा। आप समझ लो, जिस तरह समुद्र में जहाज चलाने वाले ड्राइवर को पता होता है कि इस समुद्र में जहाज चलाते समय कितनी मुसीबत है, मुसीबत आएंगी ना। और हम लोगों ने कभी समुद्र को ही नहीं देखा, जहाज को ही नहीं देखा, देखा है और यूं ही विचार करते हैं, हाँ जी मैं भी इस किनारे से उस किनारे जहाज को पहुंचा सकता हूँ, लेकिन हमें पता नहीं कि इसमें कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी और उन मुसीबतों का क्या डिसीजन हमको करना होगा। समय रहते हमने अगर डिसीजन लिया है, हमें मुसीबत का पता चला है और उसका कोई समाधान के लिए हमने उपाय समझा है, तो वो मुसीबत टल जाती है, दूर हो जाती है। तो बेटा, सभी बच्चों से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप भी एक अच्छे नागरिक बनेंगे तो उसके लिए इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करिए। आप भी अपने कार्य का डाटा रखिए। जो विद्यालय में आपको डायरी बनवाई जाती है, वो डायरी का क्या है कि आपने दिन भर में क्या काम किया। इस तरह की डायरी आप अपने घर में भी बनाएं कि मैं इतने बजे जगता हूँ, इतने बजे मैंने खाना खा पी लिया, इतने बजे मैंने पढ़ाई की, इतने बाद मैंने टेलीविज़न पर ये चीज़ धारावाहिक के रूप में देखी, अच्छी जो थी मुझे पसंद जो आई। उसके बाद मैंने कोई घर में पत्रिका आती हैं, अखबार समाचार, उसको पढ़ा। उसमें क्या मैंने पढ़ा उसका थोड़ा सा सोने से पूर्व शाम दिन भर के जो कार्य आपने किए हैं उनका शाम को सोने से वक्त थोड़ा सा विचार आपको करना चाहिए कि आज मैंने साइंस में क्या कर लिया, आज मैंने इंग्लिश में क्या कर लिया, आज मेरा हिंदी में क्या पेंडिंग रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि मैंने आज 4 घंटे तक टीवी देखी है। नहीं यार, कल से मैं इतना समय टीवी देखने में नहीं दूंगा, मेरा कार्य पेंडिंग हो रहा है। जिसे चिंता है, जो चिंतन करता है, अपने कार्य के प्रति विचार रखता है, एक बालक वो होता है, हाँ जी चलने दो सब ठीक है। आप सबको मालूम है ना कि होमवर्क एक निश्चित समय पर आपको विद्यालय में लेकर आना होगा ना, उसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे ना असाइनमेंट के, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। फिर हम आपसे कहेंगे कि भाई ये काम क्यों नहीं किया, तो आप दोष दूसरे के माथे पर लगाएंगे। जी वो नेट नहीं था
वो पिताजी ने फ़ोन हमको नहीं दिया, हमारे पास पेन नहीं था, हमारे पास नोटबुक नहीं थी, हमारे पास बुक नहीं थी। पता नहीं कौन कौन से अनेक अनेक बहाने लेकर के बच्चे खड़े हो जाते हैं। और बहाने जो सत्य होते हैं, बहाना तो कभी सत्य होता नहीं। यदि कोई दिक्कत है तो उसको एट ए टाइम आप बताइए ना। बीच में कोई बालक हमसे नहीं बता रहा है कि सर हमारी ये दिक्कत है, लेकिन जिस दिन हम आपको बुलाएंगे ना, उस दिन ढेरों मुसीबत आप हमारे सामने रखने बैठ जाएंगे। तो ये नहीं करना है हमको, हमें हमारे कार्य का ब्यौरा ध्यान में रखना है। आइए जुड़ते हैं आगे। यदि हम लोग अपने काम के एक एक अंग को समझें और उसमें प्रवीण होने का ध्यान रखें तो हम अपनी और अपने काम दोनों की वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। बेटा, अपनी वृद्धि और अपने काम की वृद्धि दोनों ही जरूरी हैं। और जब हम अपने काम को अच्छी तरह से नहीं समझते तब तक ये संभव नहीं होता। आगे देखते हैं। कार्य कुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। जो कार्य कुशल होगा वह आरंभ में कितना ही छोटा क्यों ना हो, अवश्य उन्नति करेगा। और जो कार्य कुशल नहीं होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अवश्य गिरेगा। मतलब ये पंक्ति आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए, कार्य कुशलता छोटे बड़े का भेद नहीं जानती है। जो व्यक्ति कार्य कुशल होगा, यानी वर्क में परफेक्ट कार्य कुशल होता है, वो आरंभ में कितना ही छोटा क्यों ना हो। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी क्लासों में 5, 7, 10 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कितने अच्छे लगते हैं। वो हर चीज़ में, वो साइंस में, कंप्यूटर में, मैथमेटिक्स में, वो हिंदी में, और जो काम दिया जाता है उसको सर्वोपरि समझते हुए पूरा कर लेते हैं। छोटे छोटे बालक हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं। 6 क्लास के बालक 10 साल 11 साल के हैं, और उनमें से कुछ बालक ऐसे हैं जो अपना कार्य निरंतर समय पर कर रहे हैं। ये छोटे बालक ही आगे चलकर अवश्य उन्नति करने लायक बनते हैं। और जो बालक समझते हैं कि अब हम इतने बड़े हो गए, हमें इतने होमवर्क करने की क्या ज़रूरत है, अब हमारे पास भेजा है, दिमाग है, हम तो ऐसे जिस दिन हमारा सामना होता है स्कूल में तो हम बोल देंगे जी ये मुसीबत थी इसलिए हमने नहीं किया। तो ऐसे राह हम नहीं निकालें, हम अपने कार्य कुशलता की तरफ ध्यान दें। एक बात यहाँ आई है कि जो कार्य कुशल नहीं होगा वह आरंभ से चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अवश्य गिरेगा। आगे चल के उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। इसलिए हमें अभी से, बचपन से ही अच्छी आदतें, अच्छी बातें, अच्छे कार्य की कुशलता। आपके कार्य कुशलता सर, अरे भाई जो आपकी पढ़ाई है ये कार्य है, और इसमें जो निपुण बालक है ना वो निश्चित, कहते हैं ना, होनहार विरवान के होत चीकने पात। एक लोकोक्ति मैंने समझी थी हिंदी में कि जो पेड़ लंबी आयु और लंबे समय तक रहता है वो छोटा ही, उसके पत्ते बड़े मुलायम, चिकने और मजबूत होते हैं। यानी बचपन से उस पौधे के पत्ते, जैसे बरगद का पेड़ है, और बरगद का आपने छोटा सा पौधा देखा होगा कभी, कितना शाइनिंग, कितना सुंदर, कितना हरा, कितना मजबूत, अच्छा होता है। इसीलिए बरगद की जो लाइफ है ना वो सभी पेड़ों में बहुत अधिक मानी जाती है। मेरा मतलब है जो बच्चे बचपन से ही तैयार हैं, यदि तुम अब 3 घंटे नहीं पढ़ सकते तो अगली क्लासों में आप कभी फिर 5 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप अच्छे बालकों के रूप में अपनी जो एजुकेशन का कार्य है इसको सर्वोपरि मानते हुए पूरा करते रहें। देखिए, कार्य कुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है। बिल्कुल, जो अच्छी तरह कार्य जानता है वो काम करने के बाद उसको गर्व होता है। उदाहरण के लिए, आपको दिया गया होमवर्क अगर आपको अच्छी तरह से आता है समझ में, आप उसको जब पूरा करते हैं ना तो कंप्लीट, वेरी गुड, ये कंप्लीट हो चुका है। एक अच्छा आनंद, एक अच्छा गर्व हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान रखें, कार्य कुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है। यदि सफाई करने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारा संसार गंदा रहेगा, यदि कपड़े धोने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सभी के कपड़े मैले कुचले रह जाएंगे, और यदि कपड़े सिलने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सभी लोग नंगे हो जाएंगे तो वे भी अपना कार्य में गर्व का अनुभव करने लगेंगे, है ना।
अपना महत्व समझेंगे और अपना कार्य उत्तमता से करेंगे। कार्य कुशल व्यक्ति अपने काम को अच्छा और बड़ा मानता है और उस पर गर्व करता है। कार्य कुशल धोबी अपने हाथ के धुले साफ कपड़े से भी वही हर्ष और आनंद प्राप्त करता है जो कवि अपनी कविता से, योद्धा अपनी वीरता से, व्यापारी अपने खजाने से प्राप्त करता है। ये बिल्कुल सही है। यदि एक किसान, एक सैनिक, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, उनके जो कार्य हैं उनको वो अच्छी तरह से जानते हैं और अंजाम देते हैं कार्य को करने का, और जब उन्हें सफलता हासिल होती है तो एक गर्व, एक आनंद उन्हें प्राप्त होता है। जैसे एक पढ़ा लिखा विद्वान डॉक्टर MBBS किसी मरीज की शल्य क्रिया करता है, ऑपरेशन जिसे आप कहते हैं, और ऑपरेशन अगर सफल हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति तो सुखी होता ही है, लेकिन वो डॉक्टर जो होता है, क्योंकि वह उसका कर्म है, और कर्म में जब सफलता प्राप्त होती है तो व्यक्ति को आत्मीय संतुष्टि होती है और उस संतुष्टि से सुख पैदा होता है। तो कर्म से सुख जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखें। एक बात है कि यदि निपुणता से धोबी कपड़ा अगर धोना जानता है तो उसको वही आनंद आता है जो का आनंद कवि कविता लिखने से प्राप्त करते हैं, वीर पुरुष, योद्धा पुरुष जो हैं वो वीरता से करते हैं, और व्यापारी जो उनके पास धन होता है, खजाना होता है, उसको देख करके जो है गर्व करते हैं, वही उसको प्राप्त होता है। एक किसान, एक मजदूर खेत में दिन भर काम करे, डेली काम करे, तो निरंतर उसने जो काम किया है, जिस पौधे के लिए उसने काम किया है, वो पौधा उसको निश्चित फल प्रदान करता है। और जो जिस दिन किसान अपनी मेहनत का फल पेड़ में देखता है तो उसे गर्व होता है, उसे आनंद प्राप्त होता है, वो सुखी होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है प्यारे छात्रों। आगे कार्य कुशलता का तीसरा अंग परिश्रम है। तो अंग कार्य कुशलता का पहला अंग, दूसरा अंग और ये तीसरा अंग परिश्रम है। जो परिश्रम करने को तैयार नहीं, जो मेहनत करने को तैयार नहीं, जो वर्क नहीं कर सकता, जो लेबर नहीं कर सकता, वह कुछ नहीं कर सकता। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आज हम बहुत महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और आपको समझनी भी चाहिए। और अच्छी बात क्या हम समझ रहे थे कि सतत परिश्रम ही व्यक्ति को आगे ले जा सकता है। सतत मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार परिश्रम, बिल्कुल अच्छी बात है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, छोटी सी कहानी तो क्या, लघु कथा, कि आपने हिंदी में एक दोहा सुना होगा, जो लगातार चलते रहते हैं निश्चित मंजिल पाते हैं, जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं। खरगोश और कछुआ की कहानी आपको अच्छी तरह याद है ना। और एक बात मैंने समझी है कि चींटी बहुत गति से चलती है, लेकिन बहुत देर में दूरी तय करती है, और एक जो है वाज, गरुड़ पक्षी, थोड़ी देर में बहुत दूर पहुंच जाता है। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, यदि गरुड़ एक स्थान पर ही बैठा रहे तो वो एक कदम भी उड़ नहीं सकता। बैठा है तो नहीं उड़ सकता ना। और चींटी लगातार चलती है तो वो अनेक कदम तक दूर चली जाती है, यानी हजारों कोस चली जा सकती है। ये ध्यान रखो। भले ही गरुड़ में इतनी क्षमता है, शक्ति है कि वो बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाई तक जो है जा सकता है, लेकिन वो उड़ नहीं रहा तो वो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा। और चींटी छोटी है लेकिन लगातार चली तो उसे दूरी
उसने तय की है। ये बात ध्यान रखें, सतत परिश्रम ही व्यक्ति को आगे ले जा सकता है, सुस्ती उसे पीछे धकेलती चली जाएगी। सुस्ती मतलब आलस्य, और आलस्य ही मनुष्य नाम महान रिपु। शरीर में स्थित जो आलस्य है, काम को बीच में छोड़ देना, काम को प्रारंभ नहीं करना, काम को कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और फल में प्रलय होएगी, फिर करेगो कब। ये ध्यान रखना होगा कि नहीं, जो काम मुझे अभी याद है, मुझे ध्यान है कि ये करना है, तो उसे अवश्य करना जरूरी है। संसार के सभी महान व्यक्ति 24 घंटों में से मैं ही इतना काम कर लिया करते थे जितना साधारण लोग हफ्तों और महीनों में भी नहीं कर पाते। ये कितनी बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैं पढ़ रहा हूँ इस पुस्तक के माध्यम से। मुझे भी बहुत अच्छी चीज़ें ये समझ में आ रही हैं, और कोई इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दे, समझे, तो निश्चित वो व्यक्ति अच्छा नागरिक बन सकता है। एक बात आई है कि कितने महान व्यक्ति हैं जो 24 घंटे। महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। उनका साबरमती में आश्रम है गुजरात में, तो साबरमती आश्रम के कई जो है मैंने पढ़े हैं प्रसंग। तो उन प्रसंगों में यही आता है कि गांधी जी साबरमती में रहते, जल्दी जगते थे, सब अपना कार्य अपने हाथ से पूरा करने का प्रयास करते थे। वो चाहते थे कि मैं इस कार्य को शुरू करूं और जल्दी ये समाप्त भी हो, उचित समय में समाप्त होना चाहिए, जिससे कि मैं अगला कार्य फिर प्रारंभ कर सकूं। जब हमारा एक कार्य पेंडिंग रहता है तब तक हम दूसरा प्रारंभ कर ही नहीं पाते। तो वर्क स्टार्ट और एंड, फिर दूसरा स्टार्ट होगा। जिस व्यक्ति ने कभी दूसरा कार्य सोचा तो है लेकिन पहला कार्य उसका पूरा हुआ ही नहीं, तो वो दूसरा कर ही नहीं पाता। सीधी सी बात है, जब तक हमारा पहला पार्ट होमवर्क के रूप में नहीं किया तो दूसरा स्टार्ट करेंगे कैसे? पहला ख़त्म होगा तभी तो हम दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं ना भाई। तो हमें इस तरह की ये बातें, इन पर हमें गौर करना है, क्योंकि आप सब चाहते हैं ना कि आप अच्छे नागरिक बनेंगे, तो अच्छे नागरिक के लिए इस तरह के विचार आपके अंदर होने चाहिए। धन्यवाद। मैं आज यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को 2, 3, 5, 10 बार पढ़ें और अपने घर में जो बड़े हैं, बड़ों की सहायता से इन बातों को और अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।